हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी में बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर नंबर 1 का आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया हुआ है। उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और सॉल्यूशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इंटरमीडिएट यानी स्कूली शिक्षा के आखिरी पड़ाव पर हैं, और साथ ही साथ इसके बाद आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन भी फेस करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को और दूसरे फील्ड्स में जाना है, आईआईटी वगैरह के फील्ड में जाना है, वहाँ पे भी ये सारी एक्सरसाइजेज जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा हटके होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने भाई आप ये बेस है, आप यहाँ से ऐसी तैयारी करें जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो वहाँ पर आपको गणितीय क्वेश्चन परेशान ना करें। तो उस स्तर की हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस क्या हैं। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ सच दैट आर टू आर, और जो कि डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल्स टू 10x + 7 द्वारा। ठीक है। और एक ऐसा फंक्शन हमें ज्ञात करना है, एक फंक्शन हमें g जो है फाइंड करना है आर टू आर। ठीक है, यानी कि हमें gx ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके लिए क्या होना चाहिए कि एफ ओ जी है ना, फॉर दैट जी ओ एफ इक्वल्स टू एफ ओ जी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। तो आप ध्यान दें कि जो ये कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं इनवर्स की कंडीशन है। ये कंडीशन किसकी याद दिलाता है? इनवर्स फंक्शन की कंडीशन याद दिलाता है। ठीक है। तो अब हम सीधे क्या करेंगे कि जो प्रोसीजर हम लोग इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने के लिए करते थे, वही प्रोसीजर यहां पे अपनाएंगे। तो ले लेंगे फॉर सम y बिलोंग्स टू r, let y equals to 10x + 7 and x equals to y - 7 अपॉन 10। ठीक है, ये x आ जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कह देंगे, जी वाई कह देंगे, y - 7 अपॉन 10। अब यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन तो आ चुका है, अब हम लोग इन चीजों को चेक कर लें क्या ये चीज है कि नहीं। ठीक है, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालें अगर, तो जी ऑफ एफ एक्स और जी ऑफ एफ एक्स यानी कि 10x + 7 और फिर 10 इंटू y - 7 अपॉन 10 + 7। तो यहाँ से ये कट गया, y वैल्यू दे दिया, यानी क्या दे दिया, आई आर दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ओ जी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, y - 7 अपॉन 10। अब इसको f के हिसाब से यहाँ पे रखना है, तो 10 इंटू यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जी वाई है ना, जी वाई ये है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे,
यहाँ पे देखें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इसको थोड़ा समझ लें, है तो सही पर थोड़ा सा इसको देख लें। y के स्थान से हमें ये रखना था, तो जी वाई है ना, जहाँ y है वहाँ पे ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा सीधे जहाँ पे रखेंगे, है ना, 10x - 7 + 7/10, तो ये सीधे कैंसिल, अब ये x आएगा और इसको हम लोग आई आर कह देंगे। ठीक है, ये इतना। अब इसके बाद यहाँ पे अब इसके फंक्शन f के हिसाब से जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे, तो 10y - 7/10 + 7, तो ये सीधे कैंसिल, तो y - 7 + 7, ये y, या इसको हम लोग कह सकते हैं आई आर। ठीक है, तो जो चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई, इसलिए फंक्शन हम लोगों ने जी याद कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो 2 है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, W एक फंक्शन दिया है, और यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है या फैन इक्वल टू डिफाइंड है, दो तरीके से है। एक तो n-1 आएगा यदि जो है n क्या है, विषम है। ठीक, और उसके बाद n+1 आएगा यदि n क्या है, सम है। ठीक, अब इसके बाद सिद्ध कीजिए कि f जो है व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो f है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय है, इनवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखें व्युत्क्रमणीय हमें इसको दिखाना है, तो ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको आपको दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। अच्छा हाँ ठीक है, और f का प्रतिलोम ज्ञात किए, यहाँ w जो है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। w जो भैया पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक, w यहाँ पे क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, तो सम और विषम संख्या यहाँ पर ले लिया जाए। देखिए जब सम संख्या लेंगे तो चलिए उसी के लिए प्रूव कर लेते हैं कि पहला कि जब n बिलोंग्स टू w तथा n क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तब अब क्या करते हैं कि fn इक्वल्स टू n-1, और fn के स्थान पे हम क्या रख दे रहे हैं, y रख दे रहे हैं, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n-1, या यहाँ से n बराबर हो जाएगा y+1। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि n जो है, n क्या है, सम संख्या है, इसलिए y क्या है यहाँ पे, फिर y क्या होगा, y विषम होगा। ठीक है, ये चीज कंफर्म, क्योंकि हमने n को यहाँ सम लिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं इसका,
जी वाई ले लेते हैं, y प्लस 1। अब यहां से क्या निकालेंगे, जी ओ एफ ऑफ n, और यह देगा जी ऑफ एफ एन आपको देगा, और एफ एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एन क्या है, सम है, एन जो है क्या है, अच्छा यहाँ पे विषम लिया गया था, सॉरी, ठीक है, विषम लिया गया तो ये क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो ये विषम है, तो ये यहाँ से वैल्यू क्या देगा, जी एन माइनस 1, यहाँ पे सोचते क्योंकि एन जो है क्या है, विषम है। अब उसके बाद अब जी के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे, तो जी पे रखेंगे एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 प्लस 1 यानी कि एन, तो ये भी क्या आ जाएगा, आई एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। अब उसके बाद एफ ओ जी आप वाई निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी वाई क्या कर सकते हैं कि एफ ऑफ y प्लस 1, और इसको फंक्शन के हिसाब से रखेंगे। अब चूंकि y प्लस 1 क्या है, y प्लस, देखो y सम है, ठीक है, तो y प्लस 1 विषम होगा तो वैल्यू यहीं से आएगी, यानी कि y प्लस 1 माइनस 1 y, या इसको हम लोग आई वाई कहेंगे, ठीक है। अब यहां से आई एन आ गया, यहां से आई वाई आ गया, ठीक है। तो सीधे सीधे होगा क्या कि इसका मतलब सीधे से ये है कि जब एन सम है तब इसका जो है ये फंक्शन हमें एक मिल चुका है। ये फंक्शन कब है, जी वाई, जब वाई क्या है, सम है। और तो इसका मतलब सीधे ये है कि n विषम के लिए f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, और व्युत्क्रमणीय फंक्शन जो है वो ये है, ठीक। अब इसके बाद ठीक है, अब जब n जो है क्या है, बिलोंग्स डब्ल्यू तो है, पर n क्या है, सम संख्या है, n क्या है, n क्या है, सम संख्या। अब जब n सम संख्या है तो एफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1, तो n इक्वल टू वाई माइनस 1। अब जब n जो है सम है, सेकेंड कंडीशन है ये, अब जब n क्या है, सम संख्या है, तो y क्या होगी, विषम होगी, y क्या होगी, विषम होगी, और y इक्वल्स टू दूसरा जो फंक्शन मिल जाएगा जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 1, जब y क्या है, विषम है, ठीक। तो अब यहां से फिर यही निकालेंगे n एफ एन, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एन इक्वल्स टू, यहाँ से लिया जाएगा n प्लस 1, और फिर इसको जी पे रखेंगे तो y माइनस 1 प्लस 1, तो इज इक्वल्स टू यहाँ पे रख देंगे, है ना, तो n, हाँ जी पे रखेंगे ना, तो यहाँ पे रखेंगे n प्लस 1 n, तो आई एन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे तो y माइनस 1, और यहाँ पे रख देंगे प्लस 1, यहाँ माइनस 1, तो ये भी y, तो आई वाई दे देगा। और जब n जो है सम है तब जो है f क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो भाई सम और विषम दोनों के लिए व्युत्क्रमणीय है, और संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, ठीक है, सम और विषम, या तो सम होगी या विषम होगी, ठीक है। तो अब इसका जो व्युत्क्रम फंक्शन होगा
ध्यान रखेंगे वही विषम के लिए होगा और सम के लिए आएगा। तो व्युत्क्रम फंक्शन क्या आ जाएगा, दोनों कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था। तो व्युत्क्रम फलन से हम लोग GN कहेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 ये GY कह लीजिए, y माइनस 1 जब y विषम है और y प्लस 1 जब n सम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। और इसका मतलब है यहाँ से अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो ये दोनों फंक्शन क्या है, सेम ही है। जी भी क्या है, यहां से देखें तो f बराबर g, इसका मतलब है कि अतः f स्वयं का प्रतिलोम है, यानी कि f इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया हुआ है f जो है R टू R पे ही डिफाइंड है, और साथ ही साथ fx इक्वल टू जो दिया हुआ है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर f ऑफ fx की वैल्यू निकालना है हमें। क्या निकालना भाई, f ऑफ fx, इसका मतलब है f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको फिर से एक रख देंगे, जहाँ जहाँ x है ये पूरा रखेंगे। तो पहले इस x के स्थान पे ये पूरा रखेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर 2 लगा देंगे। उसके बाद माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में ये पूरा x के स्थान पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर प्लस 2 ये है भी, है ना। अब इसमें क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर देखिए भाई क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2a का मतलब है x स्क्वायर, b का मतलब है माइनस 3x प्लस 2bc यानी कि 2b का मतलब माइनस 3x और c का मतलब 2 प्लस 2ca, है ना। तो 2c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू x स्क्वायर। तो ये हो गया इतने का एक्सपेंशन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब इसमें ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 6 और ये प्लस 2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 6x क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 3 जा
6 और 6 2 या 12x, और इसका हो जाएगा 4x² और इसका हो जाएगा -3x² प्लस 9x, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इधर देख लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। तो वही x⁴ तो एक ही है, फिर x³ भी यहाँ पे ये है तो -6x³, और फिर x² का यहाँ 9 है और यहाँ पे 4 है। 9 4 13, और 13 में से 2 3 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का 10x², और फिर x वाली टर्म्स माइनस का 12 है और प्लस का 9, ठीक है। तो -3x, और यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 है ना। तो ये भी यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा f(f(x). ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें जो फंक्शन आपको दिया हुआ है f such that R2 x belongs to R such that -1 greater than x, -1 less than x and x is less than 1, ठीक है। और यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1/1 प्लस मॉड x। तो दिखाना है कि परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक है। ये आपको दिखाना है कि ये फलन जो है एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, एकाएकी और आच्छादक इसको दिखाना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। कैसे कैसे, या इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x, जबकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 1/1 माइनस x, जबकि x इज लेस देन 0। ये फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो f such that R2, ये आपका ओपन इंटरवल है -1 to 1, है ना, से जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद अब इसको 1 1 और R2 हमें दिखाना है, ठीक है। तो भाई 2 तरह की वैल्यूज हैं, 2 तरह के हम x1 x2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं फॉर 1 1 के लिए हम लोग देखें। देखिए 1 1 के लिए क्या देख सकते हैं, 1 1 के लिए आप यहाँ पर x1 x2 ले लीजिए, है ना। x1 x2 बिलोंग्स टू R तथा x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो हो जाएगा f(x1) इक्वल टू f(x2), या कह सकते हैं कि 1/1 प्लस x1 इक्वल टू 1/1 प्लस x2, 1 प्लस x2 इक्वल टू 1 प्लस x1, या कह सकते हैं सीधे x2 इक्वल टू x1, है ना। इसका मतलब है
कि ये क्या है, हेंस f इज 1 फॉर एवरी x1 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए 1 अब बचा हुआ जो है यानी कि लेस देन 0 के लिए अब चेक कर लें। तो यहाँ से एकदम ऑब्वियस है कि फॉर x1 x2 फॉर x1 x2 बिलोंग टू R और साथ में x1 x2 बोथ आर लेस देन 0। तो वहां पे हो जाएगा f x1 इज इक्वल टू f x2। अब दोनों इस तरह से हैं तो ये 1/1 माइनस x1 1 माइनस x2, यहाँ से भी x1 इक्वल टू x2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर, हाँ यहाँ से भी क्या हो जाएगा f इज 1 फॉर x1 x2 लेस देन 0। ठीक है, x1 x2 लेस देन 0 के लिए भी क्या है, ये 1 है। अब इसके बाद ये चीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कि भाई x1 x2 के लिए भी हो गया, तो मतलब 1 तो प्रूव हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी ऑन टू की बात करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों ही कंडीशन के लिए ऑन टू हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑन टू है कि नहीं, क्योंकि एक ही भी दिखाना है, अच्छा भी दिखाना है। अच्छा देखिए, एक कंडीशन और यहाँ पे ली जा सकती है कि जब यह x1 जो है ग्रेटर देन 0 हो और x2 जो है लेस देन 0 हो, तब के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं, है ना। दो कंडीशन हो गई। When x1 is greater than or equal to 0 and x2 is less than 0, तो f x1 इक्वल टू f x2 अगर लेते हैं तो 1/1 प्लस x1 1/1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x2 इक्वल टू 1 प्लस x1। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और तो जब x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब केवल तभी होगा जब x देखिए ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। देखिए है क्या कि भाई अगर एक आपका, या यहां से समझ सकते हैं कि माइनस x1 इक्वल टू x2, तो साइन चेंज होने से कोई इवन और ऑड नहीं हो जाएगा, सम और विषम नहीं हो जाएगा, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा इक्वल हो पाना कब नहीं होगा, अगर भाई ये आप बता सकते हैं भाई एक हमने ले लिया सम संख्या है ना, इवन, और एक ऑड ले लिया, तो बताइए यहाँ पे इक्वल साइन कहाँ से आ सकता है ना। और इक्वल आया लेकिन कभी इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सम और विषम होंगे तो इक्वल आने की कोई चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न ही नहीं होगी कि इक्वल आ जाए। ठीक है, निगेटिव देखिए इक्वल कब होगा, जब दोनों सम होंगे, यदि या दोनों
विषम होंगे तब इक्वलिटी साइन यहाँ पर आएगी। तो सम और विषम होंगे तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसके जो है हम लोग आच्छादक के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आंटू के बारे में बात कर लेते हैं। और आंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ले लेते हैं y, यहाँ पे y ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए, ठीक। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1 + x, या एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, y 1 + x, या यहाँ से x इक्वल्स टू 1 + x इक्वल्स टू 1/y, देन x इक्वल्स टू 1/y - 1, ठीक है। तो 1/y - 1। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप इसके बीच की रखेंगे, ठीक है, इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जो कि -1 से क्या हो, ग्रेटर और 1 से छोटा हो, ना तो यहाँ -1 रख सकते हैं ना ही +1, ठीक है। तो हमको जो है यक्स हमेशा क्या मिलेगा, अब ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे -1 से बड़ी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख लें, -1 से बड़ी वैल्यू, तो -1 से बड़ी वैल्यू -1/, हाँ, क्योंकि ये -1 ये 0 है और इधर ये 1 है, ठीक है। तो -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये है, इधर से आएंगे ये -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से बड़ी वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं y के स्थान पे, थोड़ा सा, हाँ, ये वैल्यू हम लोगों ने गलत लिखी यहाँ पे, तभी तो ये सारा माजरा ही गलत हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/y - 1, ठीक है, या ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे y के स्थान पे क्या रखें, -1 रख देते हैं, -1/2, -1/2 तो -3, और -3 क्या है, अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक, ग्रेटर देन 0 है ना। तो देखिए, अगर हम y यहाँ पे 0 या 0 वही रखेंगे तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी आपको जो y की वैल्यू मिलेगी, अगर ये वैल्यू रखेंगे तो y भी आपको, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ये चाहिए x, तो y की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी गेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब है कि हेंस f इज ऑन f क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे x की वैल्यू ये ली थी ना, तो ये y की वैल्यू बड़ी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये वैल्यू हमको निगेटिव देने लगेगा। ठीक है, तो अभी तो ये y ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 के लिए f क्या हो गया है, ऑन हो गया है। अब यानी y लेस देन 0 के लिए भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए तो हो गया ऑन। अब दूसरी जो वैल्यू लेंगे ये यहाँ पे लेस देन ले लेंगे। ठीक है, जब लेस देन ले लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, या फिर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/y, या फिर x इक्वल टू 1 माइनस 1/y। तो यहाँ पे फॉर एवरी y लेस देन 0 वी गेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हेंस f इज ऑन फॉर y ग्रेटर देन 0। साथ में y इससे बिलोंग करेगा पर ग्रेटर देन 0 के लिए, साथ में ये भी रहेगा, है ना, y यहाँ से ही है। हेंस f इज ऑन यानी कि जो इसके और इसके अंतर्गत जो वैल्यू होगी, देखिए यहाँ से -1 से छोटी वैल्यू है ना, और कहाँ तक, 0 से पहले तक की वैल्यू यहाँ से ऑन हो रही है, और 0 से लेकर के उससे ऊपर तक की वैल्यू कहाँ से ऑन हो रही है, जिसके पहले प्रूव किया गया। तो दोनों यानी कि ये जो -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, प्रत्येक वैल्यू इससे संबंधित है। ठीक है, और इसका हम लोग ग्राफ बनाए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जहां पे एफ क्या है, आर टू आर है, फलन जो है क्या है, एक ही है, एक है, इंजेक्टिव है ना, 1 1 है। तो बस सीधे यहाँ पे ले लेंगे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), इसका मतलब है x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। और अगर ये रियल नंबर से हैं तो दोनों नंबर चाहे जो भी हो, किन्हीं दो संख्याओं का क्यूब तभी बराबर होगा जब वो खुद बराबर होंगे। इसका मतलब सीधे हो जाएगा कि हेंस f इज इंजेक्टिव, यानी कि ये क्या है, एक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पर भी दो फंक्शन दिए गए हैं। एक तो f है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है, और एक g है। अच्छा, f नेचुरल नंबर से z पे जा रहा है, और g जो है z से z पे जा रहा है। और कह रहा है कि दो उदाहरण हमको देना है जिससे कि जी ओ एफ एक एक ही हो परंतु जी एक एक ना हो। ठीक है, जी ओ एफ एक एक ही हो परंतु एफ जो है एक एक ना हो, जिसके लिए हमें उदाहरण देना है। ठीक है। कोई फंक्शन ले लीजिए भाई दो इस तरह का। देखिए, तो सीधे ऐसे दे सकते हैं आप, फंक्शन चाहे जो भी रहे ऐसे दे सकते हैं। एफ ले लिया, देखिए इसको ग्राफ से पहले समझ लेते हैं। ये n है, ये z है, और यहाँ पे भी z है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी हैं वो इससे संबंधित होने चाहिए। तो सीधे यहाँ पे फंक्शन लिया गया भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक, और दूसरा फंक्शन अब यहाँ से क्या है कि हर एक नंबर इसके संबंधित यहाँ पे होना चाहिए, पर यहाँ कोई खाली वाली रह जाए कोई मतलब नहीं, कोई 2 से हो जाए उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए एक फंक्शन ये है एफ एक्स, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, एफ एक्स ये है और जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कोई वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पहुँचाएगा। ठीक है, पर अब यक्स को यक्स से पहुँचा देगा जितने भी होंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ की जो भी वैल्यू है उनको उठा करके यहाँ पहुँचाना इनका काम है। तो यहाँ पे तो एफ एक्स फंक्शन लगा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जी एक्स फंक्शन लगा जो कि मॉड एक्स के बराबर है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से मॉड एक्स जो है क्या है, 1 1 नहीं है। हाँ, और साथ में एफ ओ जी, अच्छा जी ओ एफ एक एक है किंतु एफ जी एक एक ही नहीं है। साथ में ये भी दिखाना है कि जी ओ एफ क्या है, एक एक है। चलिए ठीक, ये दो फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या निकाल लेते हैं, जी ओ ऑफ एफ x1 इज इक्वल्स टू जी ओ एफ ऑफ x2। इसका हो जाएगा जी ऑफ x1 और ये हो जाएगा जी ऑफ x2। अब उसके बाद x1 की वैल्यू तो x1 आ जाएगी, जी x1 और यहाँ पे जी x2। ध्यान रहे x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे मॉड x1, और जबकि ये नेचुरल नंबर है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। भाई नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स तो आएंगे, 1 से आएंगे तो ऑटोमेटिक बराबर होंगे। इसका मतलब है जी ओ एफ इज 1 1। अब इसको दिखाना है भाई ये 1 1 नहीं है। अब देखिए जी ऑफ -1 इक्वल्स टू जी ऑफ 1, बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि जी इज नॉट 1 1। सही है,
क्या इसका और कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि भाई जहाँ पे f क्या है 1 1 है, पर जो है जो g है वो 1 1 नहीं है? ऐसा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे, कोई वैल्यू यहाँ से रखेंगे इंटीजर्स पर ले जाएगा, है ना। पर यहाँ की कोई वैल्यू खाली नहीं जाएगी, जो वैल्यू रखो सबका वो बराबर आंसर देगा, ठीक है। पर यहाँ जेड है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। रियल नंबर होता, अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो उसको दिया जा सकता था, ठीक है। तो जेड है, जेड के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, एक्स सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और जो जी है वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ही जा रहा है। इसमें भी उदाहरण देना है आपको, और जिससे कि जी ओ एफ आच्छादक है, किंतु जो है एफ आच्छादक नहीं है। जी ओ एफ आच्छादक है किंतु एफ जो है आच्छादक नहीं है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स ले लेते हैं, एक्स प्लस 1, और जो आपका जी एक्स है वो है एक्स माइनस 1 यदि एक्स 1 से ग्रेटर है, और 1 है यदि एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये दिया हुआ है। भाई नेचुरल नंबर के लिए बात की जा रही है, तो नेचुरल नंबर चूंकि 1 से ही शुरू होगा, तो यहाँ पे जीरो वगैरह का कोई घपला यहाँ पे नहीं है। भाई आप ढूंढ रहे हैं कि जीरो वगैरह कहाँ गया, तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है जी ओ एफ, ठीक है। जी ओ एफ क्या दिखाना है? आच्छादक दिखाना है। तो जी ओ एफ निकाल लेते हैं। जी ओ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा भाई, एक्स भी क्या है, ये जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी, और जो x है वो खुद नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। x भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है। तो कुल मिलाकर के ये वैल्यू जो है, अगर x में हम कोई नेचुरल नंबर ऐड करते हैं 1 में, तो ये आंसर कहाँ से देगा? वो यहाँ से देगा, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ से मिलेगी। तो देख लेते हैं इसके लिए, तो ग्रेटर हो जाएगा, तो ये सीधे यहाँ से इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ से आएगा, तो x प्लस 1 माइनस 1 है ना, x दे देगा, यानी कि आई एक्स पे ही पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब सीधे से है कि जो वैल्यू जहाँ पे रख रहे हैं वहीं पे जा रही है ना। तो इसका मतलब है कि जी ओ एफ क्या है? इज ऑन टू। जी ओ एफ क्या है? ऑन टू है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे साथ ही ये दिखाना है कि जो है एफ आच्छादक नहीं है। एफ को क्या दिखाना है? आच्छादक नहीं है। तो वही एफ आच्छादक नहीं है, तो निकाल लेते हैं भाई। देखिए
हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर है और इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और सब अच्छा चल रहा है। पर 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 देगा, 2 से 3 देगा, 3 रखेंगे तो 4 देगा, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 1 है। तो यहाँ पे 1 जो है किसी का इमेज नहीं है ना। तो 1 जो है किसी का इमेज नहीं है, 1 यहाँ पे खाली रह जाएगा। इसलिए जो है जो फंक्शन एफ है वो आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में सीधे कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कोई जो है नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है और पी एक्स जो है उस सेट के समस्त उस समुच्चयों का समुच्चय है, तो इसमें विचार करना है। एक पी एक्स में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि पी एक्स के उप समुच्चयों ए तथा बी बिलोंग्स के लिए ए आर बी, यदि और केवल यदि ए सबसेट बी है तो इसका औचित्य फलाना सही। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे एक सेट एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे जो पी एक्स है, पी एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक संबंध आर जो दिया हुआ है, देखिए संबंध आर दिया हुआ है वो इस प्रकार से है ए कॉमा बी ए कॉमा बी सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, कुछ इस प्रकार से आर दिया हुआ है। ठीक है, और जहां पर ये जो ए और बी है ना ये बिलोंग्स टू पी एक्स है। तो आपको बताना है कि आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है, यानी कि इस रिलेशन को हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं पूछा है कि क्या, अच्छा है नहीं, बल्कि कहा कि क्या है कि नहीं, यानी चेक करना है। तो देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ले लेते हैं फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। देखिए ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब है कि ए जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब सीधा सा है कि हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक समझ लेते हैं। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, भाई यहाँ पे केवल ए लिखे तो भी चल जाएगा, है ना। भाई इफ ए इज सबसेट बी then B is also subset of A is always not true, है ना। यह हमेशा ट्रू नहीं है भाई। इसका मतलब है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, तो आर जो है क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब भैया सिमेट्रिक नहीं है तो इसके इक्विवेलेंस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सीधे यहीं पे कह देंगे हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है,
आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं। खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे भी वही कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक स्टार ऑपरेटर दिया हुआ है जो कि क्या है कि px यानी कि पावर सेट ऑफ x से होकर के px पर डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, और ये इस तरह से है कि अगर a स्टार b का मतलब है a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये कब है? फॉर एवरी सेट a सेट b बिलोंग्स टू px। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिद्ध करना है कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सेट x है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट दिया गया है सेट x है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, सीधी सी बात ये है देखिए, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू px, अगर a का इंटरसेक्शन हम x के साथ लेंगे, क्योंकि x क्या है? स्वयं ये है, और इसी x का सबसेट क्या है? a है। तो a और x का जो सबसेट है, x भाई x का सबसेट a है, तो और a और x का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? a मिलेगा। या फिर अगर आप x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे a का, तब भी आपको क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। हेंस x इज आइडेंटिटी एलिमेंट। x क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और उसके बाद यहां पे क्या प्रूव करना है कि x जो है बताना है कि व्युत्क्रमणीय है। x क्या है? व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, तो भाई कोई भी देखिए इन्वर्सिबल है। ठीक है, अब देखिए इन्वर्सिबल के लिए क्या है कि जब हम x का इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तभी हमको x मिलेगा। या हम कह सकते हैं इस तरह से, लेट a and b belongs to px, then अगर a और b का इन्वर्स है तब समझिए, a and b आर इन्वर्सिबल, इन्वर्स एलिमेंट अगर है ये, तो क्या होगा? a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या होगा? x होगा, और साथ ही साथ b इंटरसेक्शन a भी क्या होगा? x होगा। अब ये चीज तभी पॉसिबल है क्योंकि a और b क्या है? सबसेट है x के, तो x कब मिलेगा? जब यहां से हम स्पष्ट रूप से देखें तो यहां से ये चीज तभी पॉसिबल है जब a इक्वल्स टू b हो और साथ में वो क्या हो? x के हो। और आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि x का इंटरसेक्शन x के साथ ही x आपको मिलने वाला है, और x चूंकि सबसे बड़ा सबसेट होगा, क्योंकि किसी भी सेट का जो जितने भी सबसेट होते हैं उसमें जो है x भी
अगर एक्स का सबसेट निकाल रहे हैं तो एक्स भी तो उसमें शामिल होगा और वो सबसे बड़ा सबसेट होगा, वो स्वयं एक्स के इक्वल होगा। तो भाई दो सबसेट्स का, एक्स के दो सबसेट्स का इंटरसेक्शन अगर एक्स आता है, इसका मतलब कि ए और बी दोनों वही खुद एक्स थे। भाई यहाँ यूनियन की बात नहीं, इंटरसेक्शन की बात हो रही, कॉमन की बात हो रही, ठीक है। तो इसलिए ए और बी दोनों एक्स के बराबर हो गए, इसलिए एक्स जो है स्वयं का ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इनवर्सिबल एलिमेंट, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको बताना है कि यह सेट मान लीजिए दिया हुआ है, इस प्रकार से नेचुरल नंबर का ही सेट है, ये जो भी है, ठीक है, ए ही ले लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन एन तक के एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है। अब उससे कह रहा है कि ए से ए तक में जो है आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करना है, भाई सभी का सभी से रिलेशन हो। तो देखो क्या है ना कि ये है और ये है, इसमें 1 2 3 एन तक के एलिमेंट हैं, इसमें 1 2 3 एन तक के एलिमेंट हैं। देखो होगा क्या कि पहले तो सीधे सीधे इनका संबंध हो जाएगा, जिससे जो होगा, फिर एक का इससे होगा, बाकी तिरछा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुल मिलाकर के जितने भी अवयव संबंधित होंगे, क्योंकि सबको सबसे संबंधित करना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं रहना है और किसी को भी दो के साथ भी नहीं करना है। तो इस तरह से इनके कुल जो इनके ग्रुप बनेंगे इस तरह के, वो सीधे सीधे फैक्टोरियल एन से आपको दे पाएंगे। देखिए एक के ही संबंध की बात हो जाए कि भाई पहले को कितने तरीके से संबंधित कर सकते हैं, एन तरीके से, फिर दूसरे को n-1 तरीके से, फिर तीसरे को n-3 तरीके से, लास्ट तक कहाँ जाएंगे भाई n, फिर n-1, फिर n-2, लास्ट में कहाँ तक 1 तक जाएंगे। और ये वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल एन ही तो होती है। तो टोटल जो सेट्स बनेंगे इसके, यानी कि टोटल जो यहाँ से हमें संबंध प्राप्त होंगे, संबंध के फलन प्राप्त होंगे, फंक्शन प्राप्त होंगे, वो फैक्टोरियल एन होंगे, जबकि एक को एक ही से संबंधित किया जाए। समझ गए आप? चलिए आगे देख लेते हैं। आच्छादक कह रहा था, अब चूंकि दोनों में उतने ही हैं तो आच्छादक ये तभी हो पाएगा जब ये 1-1 भी होगा। समझ रहे हैं? तो सीधे आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन अगर याद आ रहा हो, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, एलिमेंट्स दिए हुए थे 1 2 3, और आपसे पूछा गया था कि कुल कितने इसके समुच्चय बन पाएंगे, तो हम लोगों ने फैक्टोरियल 3 से उसको निकाला हुआ था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है ये, उसी तरह का है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 46 आपको बताया गया था, एग्जाम्पल 46 बिल्कुल वही है, ठीक है। एक एक ही कहिए, एक एक ही पूछ ले तो भी आपको यही करना है, अगर स्वयं से कह रहा है ना, क्योंकि जो दूसरा सेट है वो भी वही है। तो यहाँ पर बनने वाले समस्त संबंधों, समस्त फलनों का जो है समूह हो जाएगा, वो कुल कितने होंगे, फैक्टोरियल एन होंगे, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। यही क्वेश्चन 11 जो है कह रहा है कि यहाँ पर एक सेट है S, जिसमें हमारे पास A B C 3 एलिमेंट्स हैं, और एक दूसरा सेट है T, जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब S से T तक निम्नलिखित फलनों
एफ के लिए एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। अब देखिए क्या है ना भाई, यहां से यहां पर फंक्शन बनाए जा रहे हैं। पहला देख लेते हैं, यहां पे एफ दिया है, ए कहां जा रहा है 3 पर, बी कहां जा रहा है 2 पर, और सी कहां जा रहा है 1 पर। यहां पे स्पष्ट रूप से है कि हियर एफ इज 1 1 and on 2, hence f inverse is exists and f inverse इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a 2b and 1c। ठीक है। अब सेकेंड वाले में जो f दिया है वो क्या है कि a गया है 2 पर, b गया है 1 पर, और सी भी 1 पे चला गया भैया लो। तो हियर एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, हेंस एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एफ इनवर्स जो है यानी कि यहाँ का जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे ए स्टार बी दिया हुआ है, ए स्टार मॉड ए माइनस बी, और एक दूसरा ऑपरेटर और दिया है ए नॉट बी, जो कि डिफाइंड है कितने के ए के रूप में, और यहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए दोनों इस तरह से दिए हुए हैं। तो अब आपको फलन संक्रिया पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लिया भैया। उसके बाद लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रमविन्वय है किंतु साहचर्य नहीं, और जो नॉट है वो साहचर्य है परंतु क्रमविन्वय नहीं। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि जो स्टार है वो जो है कम्यूटेटिव है परंतु एसोसिएटिव नहीं है। तो पहले स्टार की बात कर लेते हैं। देख लो भाई, स्टार को बता रहे हैं कम्यूटेटिव है, यहां पे निकाल लेते हैं भाई, 1 स्टार 2 निकाल ले रहे हैं, है ना। देखिए सीधे से कर देते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी मॉड, एंड बी स्टार ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए मॉड, या इसको भी कह सकते हैं ए माइनस बी मॉड। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इसका सीधे से मतलब है कि हेंस स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब इसके बाद अब स्टार अगर कम्यूटेटिव है, अब दूसरी चीज चेक करनी है एसोसिएटिविटी। तो यहां पे क्या ले लेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू आर ले लेंगे। अब निकालेंगे ए स्टार बी। चलिए इसके लिए नंबर ले लेते हैं, क्योंकि है नहीं, है ना। ले लेते हैं 1 2 3 ले लिया, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 1 स्टार 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 स्टार 3, यानी कि 1 स्टार 3 आ गया। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 3 यानी कि 2 आ गया। अब ये निकाल लिया। अब इसके अलावा दूसरी चीज भी निकालेंगे। दूसरी चीज क्या है भाई, 1 स्टार 2 स्टार 3 निकाल लिया जाए। ये 1 स्टार
मॉड 2 माइनस 3 यानी 1 स्टार 1 यानी कि 1 माइनस 1 यानी कि 0, इक्वल नहीं है ना। हियर 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, हेंस f इज नॉट एसोसिएटिव। f क्या है? एसोसिएटिव यानी कि साहचर्य नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद अब हम लोग नॉट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोग स्टार के बारे में बात कर रहे थे। अब एक दूसरा ऑपरेटर दिया है ए नॉट बी इक्वल टू ए। ठीक है, ए नॉट बी इक्वल टू ए। तो देखिए नॉट को प्रूव करना है आपको कि साहचर्य है परंतु क्रम इनमें नहीं। ठीक है, ये साहचर्य है परंतु ये क्रम इनमें नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब इसके लिए देखेंगे ए ओ बी इक्वल टू ए है और बी ओ ए इक्वल टू बी है ना। तो ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, हेंस नॉट कहिए वो कहिए इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अब एक कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। एसोसिएटिविटी के लिए ए बी सी 3 ले लिए नंबर बिलोंग्स टू आर, ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा। अब ए ओ का मान ए हो जाएगा तो ओ सी आ जाएगा, यहां से भी क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, दूसरा निकाल लेते हैं ए ओ बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए ओ बी और फिर यहां से भी ए, तो दोनों वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब क्या है? ये एसोसिएटिव है। ठीक है, इसको भी निकाल लिया गया, इसको भी निकाल लिया गया। स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब एसोसिएटिव है। अब उसके बाद पुनः जो है कह रहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर है और इसके लिए आपको दिखाना है कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ठीक है, तो चलिए इसको भी प्रूव करते हैं भाई। इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है कि भाई यहां पर ए स्टार बी ओ सी पहले निकाल लीजिए इसको, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो LHS ले लेते हैं पहले या RHS ही चलते हैं? यही से चला जाए, यहां चलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं कि अगर हम यहां पे ओ ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? ये वाली वैल्यू देगा। तो यहां से सीधे हमें क्या मिल जाएगा? चलो LHS पहले लिख लेते हैं, LHS से ही चलते हैं। ए स्टार ओ ए स्टार सी, अब ये सीधे दे देगा ए स्टार बी, और इसका मतलब है कि मॉड ए माइनस बी। अब यहां से निकालते हैं, RHS देख लेते हैं। ए स्टार बी ओ सी, ये आपको सीधे
ए स्टार बी देगा और यहाँ से यही दोनों वैल्यू सेम। ठीक है, तो LHS बराबर RHS आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, काफ़ी समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, वो इसलिए क्योंकि यह ऑपरेटर लगा हुआ है ना भाई, इसका मतलब सीधे ये है, अगर ये ऑपरेटर लग गया तो पहली वाली वैल्यू आंसर देता है ना, जैसा कि डिफाइन किया गया। अब इसका मतलब ये है, अब इसमें भी लग गया तो ये पहली वैल्यू आंसर देगा, तो ये आ गया, फिर ये सेम हो गया, है ना। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में आगे भी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ही, कि क्या जो है, जो ओ है यानी कि जो नॉट संक्रिया है वो स्टार पर वितरित होती है। इसका मतलब इसका जो और पार्ट है वो कह रहा है कि यह प्रूव करो तो यहां से देख ए ओ बी स्टार सी इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट जो प्रूव करना है ना, या शो करना है, हमें देखना है, इज इक्वल्स टू, यानी अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है वो यही कह रहा है कि इज ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ये हमें दिखाना। ठीक है, तो LHS ले लेते हैं पहले। ए ओ बी स्टार सी, तो LHS की वैल्यू सीधे ए आ जाएगी और RHS ए ओ बी स्टार ए ओ सी। अब यहां से ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, और यहां से भी वैल्यू क्या होगी, ए होगी। इसका मतलब ए माइनस ए, ये तो जीरो दे रहा है, यहां से ए आ रहा है और यहां से जीरो आ रहा है, हेंस ए ओ बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे जो कह रहा है कि यदि हमारे पास जो है एक, फिर से वही दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और स्टार एक ऑपरेटर है जो कि उसके पावर सेट पर बाइनरी ऑपरेटर डिफाइंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे स्टार एक ऑपरेटर दिया हुआ है जो कि पी ऑफ एक्स के क्रॉस से, पी ऑफ एक्स के क्रॉस से पी एक्स पर डिफाइंड है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल्स टू दिया है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और ये है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो है, जो फाई है वो इसका जो है क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और पी एक्स के समस्त अवयव ए व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स इक्वल्स टू ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं।
यहां पर सबसे पहले हमें इसको निकालना है भाई, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। और आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए भाई आइडेंटिटी एलिमेंट देख लेते हैं कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए आई, और साथ में बी स्टार ए इक्वल्स टू बी आई। ठीक है, अब यहां से इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इक्वल्स टू ए। अब देखिए होगा क्या, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट यक्स है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो पी एक्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। वैसे इसका यूनियन जो है क्या आएगा, सही देख लेते हैं। अच्छा, ये है ए, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 2 3, फिर 1 2 2 3 और 1 3, और साथ में 1 2 3। ठीक है, केवल 8 एलिमेंट्स ये आएंगे पी एक्स में। अब यहां से दो सेट हम लेते हैं, अगर देखिए यहां से हम कोई भी दो सेट लेते हैं, क्योंकि 5 इसका सबसेट है। ठीक है, तो ए आने के चांसेस कब हैं, अगर यहां से यहां पर सीधे देखिए, इफ वी पुट b equals to 5, then a minus 5 यूनियन 5 माइनस ए निकालने अगर, तो यहां से a आएगा और यहां से 5 आएगा, ये देगा। ठीक है, और साथ में इसको भी हटा देते हैं, इधर भी देख लेते हैं। बी स्टार ए अगर निकाले, बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी, यहां पे भी बी को 5 रखें, ये यहां से 5 आ जाएगा और यहां से ए आ जाएगा, ये भी ए देगा। इसका मतलब जो 5 है वही इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हेंस 5 इज एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फॉर स्टार ऑपरेटर। ठीक है, अब इसके बाद अब यहां पे कह रहा है कि ए इनवर्स निकालें तो क्या आएगा, ए का ए के साथ। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि हमें बताना है कि ए का इनवर्स ए ही है, तो निकाल लेते हैं भाई। अगर ए का इनवर्स होगा तो ए स्टार ए, देखिए इफ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए, देन ए स्टार ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 5।
For this we check, we can check A star A मतलब A माइनस A यूनियन A माइनस A, ये भी फाई और ये भी फाई, क्या मिल गया फाई। इसका मतलब है कि जो A है वो क्या है, स्वयं का ही क्या है, इनवर्स है। Hence for every A belongs to A star, A belongs to Px, A is इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 14 में जो है जो सेट दिया हुआ है, जीरो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो A स्टार B है वो डिफाइंड है A प्लस बी के रूप में, कब, इफ A प्लस बी इज लेस देन 6, A प्लस बी जो है 6 से लेस देन, और A प्लस बी माइनस 6 से डिफाइंड है इफ A प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पे सिद्ध कीजिए कि जो है शून्य जो है इस संक्रिया का तत्समक एलिमेंट है, तथा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव A नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणी है, और इस प्रकार है कि 6 माइनस A का जो है इनवर्स क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसका हमें क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना। क्या हो जाएगा, A स्टार B इक्वल्स टू A इक्वल्स टू B स्टार A। ठीक है, यानी B को हम निकालना चाहते हैं वैल्यू ऑफ B, या मान लेते हैं E, मान लेते हैं E ले लीजिए। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए अब A स्टार E, अब यहां पे दो तरह के कंडीशंस होंगे। तो व्हेन A प्लस E इज लेस देन 6, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं, व्हेन A प्लस E इज लेस देन 6, जब ये 6 से लेस देन होगा तब देख लेते हैं क्या आएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा A प्लस E इक्वल्स टू A, तो सीधे सीधे यहाँ से क्या मिल जाएगा, E इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अब देखिए जो है इसमें अगर हमें दूसरा केस लें कि जबकि हमारा A प्लस E क्या हो जाए, ग्रेटर देन 6 हो जाए, तब A स्टार E इक्वल्स टू यहाँ पर रख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस E माइनस 6 इक्वल टू A। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना कब पॉसिबल है, जबकि हमें जो E की वैल्यू 6 मिल जाए, पर 6 लेने पर जो हमारा दिया हुआ सेट है 6 वो उस सेट में है नहीं। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन में हमको कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सीधे सीधे वही हो जाएगा, क्या होगा, 0 ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, अब अगर इसके अगले सेगमेंट की बात करें कि इसमें कह रहा है कि हर एक A इज नॉट इक्वल टू 0, A इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो है किसी भी
एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो 6 माइनस ए के लिए ए होगा। यहाँ पे ये और प्रूव करना है। तो देखिए क्या है कि इसमें भी दो केस ले लेते हैं। पहला कि जब a प्लस बी ग्रेटर देन लेस देन 6, ठीक है। तब के केस में अब देखिए, अगर हम कहें कि a जो है b a का प्रतिलोम है, ठीक है, तब इसका मतलब क्या है कि a स्टार b इज इक्वल टू 0। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जब ये लेस देन है तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहां से ये तभी पॉसिबल है when a इक्वल टू 0 and b इक्वल टू 0, but we have to find for a is not equal to 0, then another case जो है, another case क्या है, जब a प्लस बी जो है क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 हो जाए। तब के केस में a स्टार बी इक्वल टू a प्लस बी माइनस 6। अच्छा, a स्टार बी इक्वल्स टू 0 ले लें और इसका हो जाएगा a प्लस बी माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 6 माइनस b, ठीक है। अभी हमें b निकालना था, दैट इज b इक्वल्स टू 6 माइनस a, ठीक है। यानी कि इनवर्स ऑफ a इक्वल टू a 6 माइनस a फॉर एवरी a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या 6 माइनस a, इनवर्स ऑफ 6 माइनस a इज a फॉर एवरी a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 14 का कंप्लीट हो चुका है। अब देख क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका, उसमें दो सेट दिए हुए हैं। एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं -1 0 1 2 दिया है। एक दूसरा सेट दिया हुआ है बी जिसमें -4 -2 0 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी दो सेट दिए हुए हैं। यहाँ पे f such that a to b है और g such that भी a to b है, ठीक है। और जहाँ पे fx इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, एंड जो gx दिया हुआ है वो दिया है 2x माइनस 1/2 माइनस 1 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बताइए क्या ये दोनों समान हैं। तो समान के लिए हम क्या करेंगे ना कि इस पे सारी वैल्यू निकाल लेते हैं और इस पे भी सारी वैल्यू निकाल लेते हैं सेट ए के लिए। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं पहले f-1। देखिए f-1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस -1, ठीक है। तो ये वैल्यू दे देगा 1 + 1 = 2। फिर f0 अगर निकालें तो 0 का स्क्वायर -0 तो 0 दे देगा। फिर f1 निकालें तो 1 का स्क्वायर -1, ये भी 0 दे देगा। और 1 का स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर -1, ठीक है। इसके बाद 2 पे देखें
तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये 2 दे देगा। तो कुल मिलाकर के जो वैल्यू आई है आपकी, ये -1 पे 2 आया है, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है और 2 पर 2 है। अब इन्हीं पर जो है हम लोग निकाल लेते हैं G2 भी, यानी G भी निकाल लेते हैं, G1 G-1 निकालते हैं पहले। तो ये इतना -1 -1/2 -1, तो ये वैल्यू जो है आपको देने वाला है मॉड -3/2 -1। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको दे देगा जो है कितना, ये 2 × 3/2 -1, ये वैल्यू देगा 2। तो देखिए f-1 भी 2 पे गया था और g-1 भी कहाँ जा रहा है, 2 पर जा रहा है। अब इसके बाद g0 निकाल ले, तो 2 0 -1/2 -1 है ना, तो यहाँ से 1/2, तो ये भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। उसके बाद g1 निकाल ले, तो 2 1 -1/2 -1, तो ये भी कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। उसके बाद g2 निकाल लीजिए, तो 2 -1/2 -1, तो यहाँ से भी 3/2 आएगा और 2 का एडजस्ट जाएगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, 2 पे जाएगा। तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, दोनों की वैल्यू उसी फंक्शन पर क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब है वही आपने देखा कि -1 पे f का मान 2 है, 0 पे 0 है, 1 पे 0 है और 2 पर भी 2 है। और वही चीज यहाँ पे -1 पे 0 यानी 2, ये देखिए दोनों सेम है, 0 पे भी, तो इसलिए दोनों फंक्शन क्या होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि FA = GA है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन ये आपस में सेम होंगे, ठीक है, ये फंक्शन आपस में बराबर होंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 कह रहा है, हाँ देखिए अब यहाँ पे अब 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हमारे पास अगर A1 2 3 दिया हो, तो ऐसे संबंध जिनके अवयव 1 2 और 1 3 हो और स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या। देखिए इस सेट से बनने वाले ऐसे संबंधों की संख्या लिखनी है जो कि स्वतुल्य और सममित हो पर संक्रामक ना हो। देखिए सबसे पहले जो कि एक बात यह है कि इसमें ये और ये दोनों भी सम्मिलित होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया भाई 1 1 होने के लिए अगर 1 यहाँ आया तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 इसमें यूज है 2 2 होना चाहिए और 3 यहाँ यूज है तो 3 3 भी होना चाहिए, ये हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद 1 1 अगर 1 2 लिखा है तो 2 1 लिखना पड़ेगा, 1 3 लिखा है तो 3 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो सबसे बड़ा सेट बनने वाला है, सबसे बड़ा संबंध बनने वाला है, उसमें कुल मिलाकर 2 की घात 3 यानी कि 3 की घात 2 यानी कि 9 अवयव आने चाहिए। लेकिन अगर जैसे ही इससे हम बड़ा करते हैं 2 3 को लिखते हैं तो हमें 3 2 को भी लिखना पड़ेगा, और इसको लिखने के साथ साथ ये संक्रामक भी हो जा रहा है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं होगी, केवल एक संबंध होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 1, ए नंबर का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे डिस्कस करेंगे। 17 में भी इसी तरह का आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3, 17 में भी यही सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3। देखिए इसमें कह रहा है कि अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले R1 लिख लेते हैं, इसमें क्या है कंपलसरी है 1 2 हो, 1 2 है, साथ में तुल्यता संबंध भी होना चाहिए। तुल्यता संबंध के लिए 1 2 है तो फिर 2 1 भी होगा, तभी ये सम्मित होगा। अब 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए।
ठीक है, अब संक्रामक देख लेते हैं। 2 2 यहाँ कॉमन तो 1 1 है, ठीक है, 2 1 है तो यहाँ पर देखिए 2 से 1 1 से 1 है ना, तो यहाँ से इन दोनों को हटाने पर 2 1 यहाँ पे होना चाहिए, तो 2 1 तो खुद यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 1 1, तो 2 1 यहाँ पे है ही। देखो अगर इसको और इसको लेते हैं, ठीक है, तो 1 2 है तो 1 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर इसको लेते हैं, ये यहाँ से ये और इनको साथ में लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 2 ले लिया और 2 1 ले लिया, तो फिर बचा क्या, इन दोनों को हटा दिया तो 2 1 बचा और 2 1 भी यहाँ पर है, तो एक संबंध तो यही हो जाएगा। दूसरा 1 2 2 1 1 1 और 2 2, ठीक है। इसके बाद अगर हम 1 3 को लेते हैं तो 3 1 को लेना पड़ेगा, और 1 3 और 3 1 लेते हैं तो 3 3 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि ये सम्मित हुआ है कि नहीं, यहाँ तो वही सम्मित था। अभी जो आगे ऐड किया 1 3 3 1, तो 1 1 है यहाँ पे, 1 1 ये है, ठीक है। अब उसके बाद इनको लेते हैं तो 1 3 भी यहाँ पे है। अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं तो ये तो ये कॉमन, तो 3 3 भी यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर 2 1 लेते हैं, देखिए 2 1 को लिया और 1 3 को लिया, तो आया क्या 2 3, तो 2 3 यहाँ पे नहीं है, तो हमें 2 3 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 2 3 को लिखेंगे तो 3 2 को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के पूरे अवयव हो गए हैं, और ये सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो इस प्रकार से ऐसे जो संबंध हमें प्राप्त होंगे, जो तुल्यता संबंध होंगे, अब तीनों चीजें इसमें हैं जिसका तुल्यता संबंध ये दोनों हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वो ऐसे संबंधों से है कि नहीं है, 2 संबंध है जो कि 1 2 को सम्मिलित करते हुए तुल्यता संबंध दे रहे हैं, वो 2 संबंध हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि फंक्शन है f such that r to r है, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है। यहाँ पे चिन्ह फलन दिया हुआ है f(x) और साथ में एक फंक्शन g(f) जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ, तो आपको बताना है कि f(OG) तथा g(OF) अंतराल इतने में संपाती हैं, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे एक तो फंक्शन f(x) दिया है जो कि सिग्नम फंक्शन है, 1 x is greater than 0 and 0 when x is equal to 0 and -1 when x is less than 0, और एक फंक्शन g(x) है जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो f है वो r to r है, और जो g है वो भी r to r ही है। तो कहा जा रहा है भाई कि FOG और GOF अंतराल इतने में संपाती है, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं FOG 0 निकाल लेते हैं, ठीक है। FOG 0 निकाल लेते हैं, यानी कि FG ऑफ 0 और F0 की वैल्यू क्या आएगी, G0 की वैल्यू 0 0 पे ही जाएगा, और F0 भी 0 ही है, ठीक है। अब जो है GO F0 निकाल लेते हैं, तो G ऑफ F0 और F0 0 है, G0 0
तो ये तो सेम हो गया, ठीक है, ये 0 ही आएगा, 0 से 0 आ जाएगा जी से। अब जो है करना क्या है, एक और निकाल लेते हैं भाई, चलते हैं, क्योंकि हमें किस इंटरवल में देखना है, इंटरवल जो है आपका है इंटरवल 0 से 1 पर, 0 से 1 पर देखना है। तो इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू किस पे, f0.1 पे निकाल लेते हैं। f0.1 ऐसे लिखते हैं, FOG 0.1 कहाँ जाएगा भाई, ये f ऑफ g ऑफ 0.1, और ये वैल्यू क्या देगा, 0.1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी, और f0 कहाँ होगा, 0 पे जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब GOF 0.1 निकाल लेते हैं, G ऑफ F0.1, और F0.1 क्या होगा, F0.1 जो कि 0 से बड़ा है, यहाँ से वैल्यू मिलेगी, और इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, और G1 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये संपाती नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। संपाती का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे उनकी वैल्यू क्या हो, वही आए, ठीक है। तो यहाँ तो सही आया, पर यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, अलग हो गई। तो ये दोनों फंक्शन जो है संपाती, यानी कि FOG और GOF जो है संपाती नहीं होंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। देखिए, जो द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं वो भी किसी दिए हुए सेट के क्रॉस प्रोडक्ट पर जो है निर्धारित की जाती हैं। तो 19 में जो है A इक्वल टू मान लेते दिया हुआ है आपको AB, तो A क्रॉस A में कितने अवयव होंगे, A क्रॉस A में एक तो हो जाएगा A, A, फिर AB, फिर इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है द्विआधारी संक्रियाओं संख्या। संक्रियाओं की जो संख्या हो जाएगी वो सीधे हो जाएगी 2 की पावर n और 2 की पावर 4 यानी कि 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो इस तरह से जो भी आपका एक्सरसाइज 1.4 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जा चुका है। एक एक एग्जाम्पल्स और एक एक क्वेश्चंस, चाहे वो मिसलेनियस का ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन एक तरफ से इसमें से कराए जा चुके हैं। अब नेक्स्ट डे की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे कराए जाएं जो कि पिछले 2 सालों में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है बदले हुए पैटर्न पर, तो उन दोनों यानी कि सत्र सेशन 2019-20 और 2018-19, ठीक है, इन दोनों सेशन के जो भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके सेट्स हम लोग लेंगे, और इसमें क्वेश्चन हम लोग जो आपका CBSE बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है इस चैप्टर से वो भी पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ जो यूपी बोर्ड
इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है पिछले 2 सालों में। अब आप ये मान के लिए कि एक सेशन में लगभग 7 सेट होते हैं, तो 7 और 7 14 सेट्स में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाए गए होंगे उन क्वेश्चन पे के सॉल्यूशन पे डिस्कस किया जाएगा। तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में ही बने रहें। साथ ही साथ जैसे ही इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। और वेल स्टूडेंट्स, आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड हो आपको तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप उसको तुरंत एक्सेस कर पाएँ। तो फिर वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।